गुड इवनिंग सभी को। आगाज इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो हमने मध्य प्रदेश का रिवीजन स्टार्ट किया है यूनिट 1 का, एमपीजी के यूनिट 1 का, तो उस यूनिट 1 के रिवीजन को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश तक पढ़ लिया था, नहीं कलचुरी वंश तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम कच्छपा घात वंश से आगे पढ़ेंगे। तो करते हैं हम शुरुआत। कच्छपाघात वंश की यदि हम बात करें तो आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो अब जान लो कि मध्य प्रदेश में इस वंश की टोटल 3 शाखाएं थी, है ना। कच्छपाघात वंश की हमारे मध्य प्रदेश में 3 शाखाएं थी। एक ग्वालियर और सिहोनिया में, है ना, ये सिहोनिया मुरैना में पड़ता है। एक नरवर अर्थात कि आप सब जानते हैं शिवपुरी, और एक दूपकुंड। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये 3 शाखाएं थी। ये तीनों की तीनों शाखाएं उत्तरी मध्य प्रदेश में ही स्थित थी। इन तीनों ही शाखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण कच्छपाघात वंश है वो है ग्वालियर और सिहोनिया वाला। तो इसलिए हमें पढ़ना भी ग्वालियर और सिहोनिया के कच्छपाघात वंश को ही है ना। तो ग्वालियर सिहोनिया के कच्छपाघात वंश के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर में इसका संस्थापक कौन रहा। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, और इस ग्वालियर सिहोनिया के कच्छपाघात वंश के प्रमुख शासक कौन रहे, इन सारी बातों को जानते हैं। तो देखो, ग्वालियर सिहोनिया के कच्छपाघात को देखें हैं यदि हम, तो इनका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था उत्तरी मध्य प्रदेश, है ना। जो हमारा मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, है ना, शिवपुरी वाला, उस एरिया में ये राजवंश विस्तृत था। इसकी 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी ग्वालियर, तथा इन्होंने सिहोनिया को भी अपनी उप राजधानी बनाया था, है ना। ये सिहोनिया मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको ग्वालियर सिहोनिया के कच्छपाघात। अगर हम इस वंश के संस्थापक की बात करें ना, तो इस वंश के संस्थापक में जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है वज्रदामन का, जो कि गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से आपको कितनी चीजें याद रखना है। यहाँ से आपको एक तो ये देखना है कि कच्छपाघात वंश की मध्य प्रदेश में 3 शाखाएं थी। कच्छपाघात वंश की जो प्रमुख शाखा थी वो ग्वालियर और सिहोनिया वाली थी। कच्छपाघात मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत था, है ना। जो मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला, ग्वालियर, शिवपुरी वाला जो एरिया है, उस एरिया में, चंबल वाले क्षेत्र में ये वंश जो है विस्तृत था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक ग्वालियर थी और एक सिहोनिया थी। सिहोनिया इनकी उपराजधानी थी, मतलब आप सेकंड राजधानी बोल सकते हो। ग्वालियर सिहोनिया के कच्छपाघात वंश के संस्थापक की यदि हम बात करें, तो संस्थापक था वज्रदामन, जो कि प्रारंभ में सामंत था गुर्जर और प्रतिहारों का, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश का या गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था कौन, वज्रदामन। तो कभी एग्जामिनर ऐसा भी प्रश्न कर सकता है कि कच्छपाघात वंशी शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे, आपको उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, इस वंश की यदि हम और भी शासकों की बात करें कि आखिर में इस वंश में कौन कौन प्रमुख शासक हुए, तो इस वंश के यदि हम प्रमुख शासक देखें, तो देखो प्रमुख शासकों की बात करें तो प्रमुख शासकों में जो हमें नाम मिलता है, एक नाम हमें मिलता है मंगल राज का, है ना। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं मंगल राज। ठीक है, आपको शो हो रही है ना स्क्रीन, हाँ। तो मंगल राज, अब देखो मंगल राज के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड एक अभिलेख मिला है सास बहू के मंदिर में। सास बहू मंदिर जो ग्वालियर में स्थित है, इस सास बहू मंदिर में एक अभिलेख मिला है जो इस मंगल राज से संबंधित है। और इसमें एक बात लिखी है, उसको सुन लो, नोट्स में नहीं लिखी है, आप सुन लो मैं जो कह रहा हूं। मंगल राज से संबंधित जो अभिलेख, है ना, मंगल राज से संबंधित जो अभिलेख हमें मिला है कहां पर, ग्वालियर के सास बहू मंदिर में, तो उसमें ये लिखा है कि राजा मंगल राज का जो प्रताप था वो इस समान था कि जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को समाप्त कर देती हैं, उसी प्रकार से राजा मंगल राज भी अपने दुश्मनों को समाप्त या दुश्मनों पर प्रहार करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सास बहू के मंदिर में इनका एक अभिलेख मिला मंगल राज का, जिसके संबंध में एक लाइन लिखी है जो भी मैंने आपको सुनाई।
एक और राजा जिसका नाम है कीर्तिपाल या कीर्तिराज, है ना, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कीर्तिराज का, क्योंकि कीर्तिराज से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या प्रश्न परीक्षा में हो सकते हैं? तो ये इस कीर्तिराज के समय गजनवी ने आक्रमण किया था, है ना, तो गजनवी का आक्रमण हुआ था। इसने राजा भोज को हराया था, ठीक है, जो मालवा नरेश थे राजा भोज, उनको इसने युद्ध में हराया था। तथा सिहोनिया को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी ग्वालियर थी, जो सिहोनिया दूसरी राजधानी बनी वो कीर्तिराज ने ही बनवाई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और शासक जिनका नाम आपको याद रखना है, देवपाल, है ना। अब देवपाल से रिलेटेड एक अभिलेख मिला है सास बहू के मंदिर में ही। ठीक है, जो सास बहू का मंदिर है ग्वालियर में, उस सास बहू के मंदिर में एक अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख में देवपाल की जानकारी मिलती है। और उस अभिलेख में क्या लिखा है वो सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। उसमें लिखा है कि कर्ण से बड़ा दानी और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था कौन? देवपाल, है ना। तो देवपाल को कर्ण से बड़ा दानी तथा अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और शासक जिसका नाम मिलता है हमें, पद्मपाल। अब पद्मपाल ने क्या करवाया था? तो ये पद्मपाल जो था ना, इस महीपाल का चाचा था, है ना, महीपाल का चाचा था पद्मपाल। तो पद्मपाल ने सास बहू के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, परंतु अल्पकाल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर महीपाल शासक बनता है। और जब महीपाल शासक बनता है तो ये शासक बनते ही दो प्रतिज्ञा लेता है। पहली प्रतिज्ञा ये थी कि मैं सास बहू के मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाऊंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा थी कि अपनी बेटी का विवाह मैं कामदेव के समान या कामदेव जैसे रूप वाले व्यक्ति के साथ करूंगा। ठीक है, तो सास बहू का मंदिर पूर्ण करवाया महीपाल ने, जबकि इसका निर्माण शुरू करवाया था पद्मपाल ने। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शासक हैं कच्छपागात वंश के। तो इन प्रमुख शासकों के आपको नाम याद रखना है। एक कक्कन मठ का मंदिर भी है, आगे मैं बताऊंगा, तो वो इसी कीर्तिराज ने बनवाया था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। ये सारे फैक्ट्स आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, जो हमें निर्माण मिले हैं, तो देखो निर्माणों की बात करें तो निर्माणों में एक निर्माण है सास बहू का मंदिर, जो कहां पर है? एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न होगा सिंपल सा? सास बहू का मंदिर स्थित है, कहां पर स्थित है? लोकेशन आपसे पूछेगा, तो कहां पर स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। कभी एग्जामिनर प्रश्न करे सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था, तो पद्मपाल ने काम शुरू करवाया था, महीपाल ने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, मुरायत मंदिर समूह कहां पर है? ये मुरैना में है। ठीक है, हाँ, एक और प्रश्न सास बहू के मंदिर से पूछा जा सकता है कि सास बहू का मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है ना। ये इस प्रकार के प्रश्न अब आने लगे हैं। व्यापम ने अभी हाल ही में एक दो परीक्षाएं ली हैं जिसमें उसने इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। मंदिरों बंद मतलब मंदिरों के नाम दिए और पूछा कि मंदिर कौन से देवता को समर्पित है। तो सास बहू का मंदिर कौन से देवताओं को समर्पित हो? तो याद रखिएगा ये विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विष्णु को समर्पित मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट मुरायत समूह मंदिर कहां पर है? तो ये मुरैना में है। और नेक्स्ट कक्कन मठ का मंदिर, है ना, ये कक्कन मठ मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, जो कीर्तिराज ने बनवाया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। खासकर मंदिर तो रट लो आप तीनों। कच्छपागत वंश में ज्यादा कुछ नहीं याद हो रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु इन मंदिरों को तो रट ही लो, आंख बंद करके इन मंदिरों को रट लो। अगर आप चाहते हो कि हमें अ, अच्छे से यहाँ नंबर मिले तो इन मंदिरों को तो आपको रट ही लेना है। तो निर्माण में ये तीन निर्माण आप याद रखेगा। तीन में से दो बहुत महत्वपूर्ण, एक सास बहू का मंदिर और एक कक्कन मठ का मंदिर। ठीक है, लोकेशन याद रखिएगा, सिहोनिया मुरैना में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये हमारा कच्छपागात वंश कंप्लीट हुआ। कच्छपागात वंश के पश्चात यदि हम बात करें तो अगला वंश जो आता है वो आता है, अगले वंश की यदि हम बात करें तो अगला वंश जो है उस वंश का नाम है परमार वंश। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे परमार वंश की। आखिर में परमार वंश का उदय कैसे हुआ, कौन परमार वंश के संस्थापक रहे हैं, इन सारी बातों को जानते हैं। ठीक है, तो परमार वंश की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो परमार वंश का जो संस्थापक था, है ना, रट लो, अब समय ही नहीं है ना, अब समय ही नहीं बचा है, जो भी है अभी है ना, तो रट लो जो मैं बता रहा हूं। क्या रटना है? परमार वंश के संस्थापक का नाम, कि परमार वंश का संस्थापक कौन था, रट लेना है। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर होगा उपेंद्र कृष्ण राज। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो वो थी उज्जैन। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है।
अब परमार वंश में कई सारे शासक हुए। उन अगर हम शासकों की बात करें, है ना, कि कौन कौन से शासक हुए परमार वंश में, तो देखो परमार वंश में उपेंद्र कृष्णराज हुआ जो कि इसका संस्थापक था। उसके अतिरिक्त जो इस वंश के प्रमुख शासक हैं, है ना, सारे शासकों की लिस्ट नहीं याद हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रमुख है उनके नाम याद रखो, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है आपके पास, है ना। तो प्रमुख में एक नाम मिलता है हर्ष शीयक का, है ना। हर्ष शीयक, जिसने मान्य खेत पर अपना अधिकार कर लिया था, है ना। मान्य खेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, तो इस मान्य खेत पर इसने अधिकार किया था, किसने, हर्ष शीयक द्वितीय ने। तो कभी एग्जामिनर पूछे कि राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्य खेत पर किस परमारवंशी शासक ने अपना अधिकार कर लिया था, आप कहेंगे हर्ष या शीयक। वाकपति मुंज, जिन्होंने मुंज सागर का निर्माण करवाया था धार में, है ना, तो मुंज सागर का निर्माण करवाया था वाकपति मुंज ने। तेलब द्वितीय द्वारा इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था, है ना, तो ये भी आप याद रखेगा। और इनके दरबारी कवि का नाम था महासेन, है ना। वाकपति मुंज के दरबारी कवि का नाम जो था ना, वो था महासेन, ये आपको याद रखना है। वाकपति मुंज के पश्चात सिंधुराज शासक बने, और सिंधुराज के पश्चात उनका बेटा राजा भोज शासक बनता है 1000 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन नाम प्रमुख है जो आप याद रखेगा। बाकी परमार वंश में आप भी जानते हो कि परमार वंश का पर्याय राजा भोज ही है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न राजा भोज से ही अधिकतम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राजा भोज के विषय में, कि आखिर में राजा भोज के विषय में ऐसी कौन कौन सी जानकारियां हैं, प्रमुख जानकारियां जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो सबसे पहली जानकारी राजा भोज से संबंधित, कि इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी कौन सी थी परमाणु की, तो परमाणु की राजधानी जो थी ना स्टूडेंट, वो उज्जैन थी, है ना। अभी तक परमाणु की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, लेकिन धार को अपनी राजधानी बनाया किसने, तो वो बनाया राजा भोज ने। तो एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि अ, किस परमारवंशी शासक ने धार को अपनी राजधानी बनाया, तो आपका जो उत्तर होगा ना, वो होगा राजा भोज, है ना। राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया। क्लास को स्टार्ट हुए 20 मिनट हो चुके हैं, है ना, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। चलो, जो आपका छूटा है आप फिर रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो कलचुरी नरेश गांगे देव को इन्होंने हराया था, इन्होंने, राजा भोज ने, है ना। गांगे देव जो कि कलचुरी नरेश थे, त्रिपुरी के कलचुरी नरेश थे गांगे देव, जिनका युद्ध हुआ था राजा भोज से, और गांगे देव की हार हुई थी। कहावत आपने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो गांगे देव को इन्होंने युद्ध में हराया था। इन्होंने हिंदू शाही शासक आनंद पाल की सहायता की थी गजनवी के विरुद्ध। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न करे कि मालवा के किस शासक ने गजनवी के विरुद्ध हिंदू शाही शासक आनंद पाल की सहायता की थी, तो आपका उत्तर होगा राजा भोज, है ना। गजनवी के जब भारत पर आक्रमण हुए ना स्टूडेंट्स, उस समय मालवा का राजा राजा भोज ही थे, ये आपको याद रखना है। मतलब गजनवी के समय की जो भी बात पूछे ना मालवा का नाम लेकर, आपको राजा भोज ही लगाना है, क्योंकि गजनवी के आक्रमण हुए तब राजा भोज ही मालवा के शासक थे। ठीक है, चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने धार को लूटा था इनके ही कार्यकाल में। ठीक है, और इनका शासनकाल 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक रहा। 1055 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अब देखो आगे बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री के बारे में। इनके प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो इनके प्रधानमंत्री की बात करें तो वो नाम है रोहक, है ना, अच्छे से रट लो। राजा भोज के प्रधानमंत्री का नाम था रोहक। इनके सेना नायक थे कुलचंद्र, शाद और सुरादित्य, है ना। ये तीन नाम मिलते हैं इनके सेना नायकों के, है ना, जो इनके सेना नायक थे। इनका जो सेनाध्यक्ष था उसका नाम मिलता है कालिया, है ना। जो कालिया शोध नदी है वो इसी ने ढूंढी थी, है ना, कालिया शोध। ठीक है, तो कालिया इनका सेनाध्यक्ष था, कुलचंद, साध और सुरादित्य, ये तीनों इनके सेना नायक थे, तथा रोहक जो था वो इनका प्रधानमंत्री था। ये आपको नाम याद रखना है। हो सकता है एग्जामिनर अब परीक्षा में आपसे यही पूछ ले कि राजा भोज का प्रधानमंत्री कौन था, आपको उत्तर होगा रोहक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके दरबार में 500 से अधिक विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। इसी कारण धार को पंडितों का काबा कहा जाता था, है ना। राजा भोज का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में जो धार है ना, उस धार को पंडितों का काबा कहा जाता था। देश और विदेश के इतने विद्वान यहाँ आते थे और राजा भोज के आश्रय में वो रचनाएं करते थे। ठीक है, अगर हम राजा भोज के शासनकाल की जानकारी की स्रोतों की बात करें, तो इनके दरबार में लिखे गए स्रोत तो ये ही हैं। उनके अतिरिक्त और भी कई सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे
इनके शासनकाल की जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख हैं एक प्रबंध चिंतामणि जो किसका है, मेरुतंग का, एक भोज चरित जो बल्लास ने लिखा है, एक आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखा है। और अबुल फजल आईने अकबरी में कहते हैं कि परमार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है ना। अबुल फजल ने परमाणु की उत्पत्ति को अग्निकुंड से बताया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इनके दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान थे, उन प्रमुख विद्वानों के नाम आपको याद रखना है। वो प्रमुख विद्वान कौन कौन थे जो राजा भोज के दरबार में थे। तो राजा भोज के दरबार के यदि हम प्रमुख विद्वानों की बात करें तो उन प्रमुख विद्वानों में जो हमें नाम मिलते हैं, एक धनंजय। ये धनंजय आपको मैंने बताया था कि जो वाकपति मुंज थे उनके दरबार में भी था, है ना, ये राजा भोज के दरबार में भी थे। कौन नाम है जिनका, धनंजय। एक है धनपाल, है ना, ये एक जैन विद्वान था जिसने तिलक मंजरी की रचना की। ये तिलक मंजरी जो है ना, ये कादम्बरी का अनुवाद था, है ना, कादम्बरी का ट्रांसलेशन था ये तिलक मंजरी। अब जब एक घटना है, सुन लो, जब धनपाल ने कादम्बरी का अनुवाद किया था तो राजा भोज के सामने जब उस प्रति को भेजा गया तो राजा भोज खुश नहीं हुए उससे, और राजा भोज ने उसे फाड़ दिया। क्योंकि राजा भोज खुद एक अच्छे विद्वान थे, और उन्होंने जब देखा कि भैया ये तो पूरी कॉपी पेस्ट चीज है, तो राजा भोज राजा हैं, अब कौन उनको मना कर सकता है। तो धनपाल की इस कृति को उन्होंने बिना पढ़े ही, मतलब इसके बारे में सुनकर ही, जो उनके मन में पहले से इस रचना के प्रति छवि बन चुकी थी, तो उस आधार पर उन्होंने इसे फाड़ दिया। धनपाल बड़े दुखी हुए। धनपाल अपने घर आते हैं, और जब उनके घर वाले उनसे पूछते हैं कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो, तो धनपाल कारण बताते हैं कि मैंने दिन रात एक कर करके जो रचना लिखी उसे इस प्रकार से जला दिया गया। तो उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी का नाम था तिलक मंजरी। तो वो तिलक मंजरी कहती हैं कि भैया तिलक मंजरी कहती हैं कि पिताजी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली आप जो रचना लिखते थे, बोल बोल कर तो मैं सुनती थी, और आप बोल बोल कर लिखते थे और मैं सुनती थी, तो वो मुझे पूरी मुखाग्र है, मुझे पूरी की पूरी याद है। तो मैं बोलती हूँ अब वापस लिख लो। तो तिलक मंजरी बोलती है और धनपाल उस रचना को वापस लिख देते हैं। तो धनपाल उसको नाम ही दे देते अपनी बेटी के नाम पर, तिलक मंजरी। ठीक है, तो तिलक मंजरी की रचना किसने की थी, धनपाल ने। ठीक है, एक हला युद्ध थे इनके दरबार में। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है, हला युद्ध का। ठीक है, आगे यदि बात करें तो एक अमित गति का नाम मिलता है। ठीक है, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं, अमित गति। ठीक है, जो इनके दरबार में स्थित थे। ठीक है, एक पद्मगुप्त गुप्त, एक परिमल, एक उवट। ठीक है, ये कुछ नाम है 6-7। तो इन नामों पर आप विचार कीजिएगा, इन नामों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि परीक्षक यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। धनपाल को राजा भोज ने मूछों वाली सरस्वती कहा था, है ना, मतलब उनको मूछों वाली सरस्वती कहते थे। धनपाल इतने विद्वान थे, और धनपाल की इसी विद्वता के कारण राजा भोज उनको मूछों वाली सरस्वती कहा करते थे। तो कभी एग्जामिनर पूछे कि राजा भोज किसे मूछों वाली सरस्वती कहते थे, तो याद रखिएगा धनपाल को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्माण की, कि आखिर में सॉरी, अब हम बात करते हैं रचनाओं की, कि राजा भोज ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज ने 80 से ऊपर रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। तो एक है समरांगण सूत्र। ठीक है, ये वास्तुशास्त्र की किताब है समरांगण सूत्र, जो कि राजा भोज की रचना है। युक्ति कल्पतरु, इसमें जहाज बनाने की विधि बताई गई है ना, जहाज कैसे बनाए जाते हैं उस विधि का इसमें उल्लेख है। एक सरस्वती कंठाभरण, एक चंपू रामायण जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, एक तत्व प्रकाश, और एक राज मार्तंड। तो ये कुछ प्रमुख 6 इनकी रचनाएं हैं। इन 6 में से अगर आपको 6 याद नहीं हो रही हो तो एटलीस्ट आप ये 4 तो जरूर याद रखेगा, चंपू रामायण, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु और समरांगण सूत्र। ठीक है, क्योंकि ये चारों परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, जिसमें समरांगण सूत्र और सरस्वती कंठाभरण तो बार बार रिपीट भी होती है। ठीक है, तो ये 4 रचनाएं आपको बहुत अच्छे से याद रखना है राजा भोज की, इन चारों रचनाओं को अच्छे से आप याद रखेगा। अब हम बात करते हैं राजा भोज के बारे में। तो राजा भोज को इनकी विद्वता के कारण कविराज कहा जाता था। एग्जामिनर ऐसा भी प्रश्न बनाता है, निम्न में से किस शासक को कविराज की उपाधि से जाना जाता था या कविराज कहा जाता था। आपका उत्तर होगा राजा भोज, क्योंकि बड़े विद्वान थे राजा भोज, है ना। जब ये मरे ना, जब राजा भोज की मृत्यु हुई, तब ऐसा कहा था कि आज सरस्वती गूंगी हो गई, है ना, धारा निराधारा हो गई।
ठीक है, तो बड़े विद्वान थे राजा भोज, ये आपको याद रखना है। अब देखो, परमार वंश के समय कुछ मंदिर बने हैं। उन मंदिरों की यदि हम बात करें तो सबसे फेमस मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि चित्तौड़ के किले में स्थित है। इसको मोकल जी का मंदिर भी बोलते हैं, है ना, मोकल जी का मंदिर। क्योंकि जो मोकल देव थे, चित्तौड़ नरेश मोकल देव, इन्होंने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, है ना, मोकल जी। जो राणा कुंभा आपने नाम सुना होगा, तो राणा कुंभा से पहले मोकल देव चित्तौड़ के शासक थे, तो उन मोकल देव ने इसका जीर्णोद्धार या इसका पुनरुद्धार करवाया था, जिस कारण इसको मोकल जी का मंदिर भी बोलते हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर को जो राजा भोज ने बनवाया था, कहां पर, चित्तौड़ में। ये भगवान शिव को समर्पित है। शिव के अतिरिक्त यहाँ ब्रह्मा और विष्णु की भी मूर्ति है, जिस कारण इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भोजताल। भोजताल, एक बार राजा भोज को चर्म रोग हो गया था, तो उनको किसी ने सलाह दी कि भाई तुम इतनी नदियों का पानी एक जगह इकट्ठा करो, उसमें स्नान करो। तो राजा भोज का जो सेनाध्यक्ष था ना, कालिया, उस कालिया के नेतृत्व में ये काम किया जाता है ना। और लगभग 108 नदियों का पानी एक स्थान पर संग्रहित किया जाता है ना, उस चर्म रोग से बचाव हेतु। तो और तो जहां पर वो पानी एकत्रित किया था ना, वहां पर जो एक तालाब बन गया, उस तालाब को नाम दिया गया भोजताल। और उसी भोजताल के आधार पर एक शहर का नाम पड़ा, जिसका नाम है भोपाल। ठीक है, तो भोजताल किसने बनवाया था? राजा भोज ने। सिद्धेश्वर मंदिर ये कहाँ है? देवास में। देवास का एक शहर है जिसका नाम है नेमावर। ठीक है, तो देवास जिले के नेमावर में ये सिद्धेश्वर मंदिर स्थित है। नीलकंठेश्वर मंदिर ये कहाँ है? तो ये विदिशा में है। ठीक है, और भोजपुर का शिव मंदिर ये रायसेन में है, जिसे मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का सोमनाथ या पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। क्योंकि गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, तो राजा भोज ने इस सोमनाथ मंदिर को बनाकर गजनवी को चैलेंज किया था कि भाई तुम एक सोमनाथ तोड़ोगे, हम और भी सोमनाथ बना देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भोजपुर का शिव मंदिर की विशेषता है कि भारत का पहला ऐसा मंदिर है जो गुंबदाकार है ना। बाकी सारे मंदिर आप जानते हैं गुंबद आकार के नहीं होते हैं, है ना, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जो गुंबद आकार है, पहला मंदिर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा परमार वंश कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे चंदेल वंश की, और चंदेल वंश के वे सारे ही महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चंदेल वंश की यदि हम बात करें ना स्टूडेंट, तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपका उत्तर होगा नन्नुक, है ना। चंदेल वंश का संस्थापक कौन? रट लो, नन्नुक। चंदेलों का मूल स्थान, मतलब ये कहाँ से निकले थे, इनका जो मूल स्थान है वो कौन सा है? तो मनियागढ़, जो कि छतरपुर जिले में पड़ता है। अब चंदेलों की 3 राजधानियां थी। पहली राजधानी इनकी खजुराहो थी। खजुराहो के बाद महोबा को राजधानी बनाया, और महोबा के बाद कालिंजर को राजधानी बनाया। मतलब इनकी टोटल 3 राजधानियां रही हैं। और चंदेल वंश जो है ना, ये चंद्रमा से उत्पन्न वंश माना जाता है ना। चंदेल वंश जो है ये चंद्रमा से उत्पन्न माना जाता है। कभी एग्जामिनर प्रश्न करें कि कौन सा वंश चंद्रमा से उत्पन्न वंश माना जाता है, तो आपको उत्तर होगा चंदेल वंश। अगर हम इस वंश के प्रमुख शासकों की बात करें कि इस वंश में प्रमुख शासक कौन कौन रहे, तो इस वंश के प्रमुख शासकों में हमें नाम मिलता है। सबसे पहला नाम तो नन्नुक हो ही गया। नन्नुक के अतिरिक्त यदि हम बात करें, तो नन्नुक के अतिरिक्त हमें नाम मिलता है जय शक्ति का। जय शक्ति के नाम पर ही इस वंश का नाम जेजाक पड़ा, क्योंकि जय शक्ति को जज्जा और जेज्जा नाम से जाना जाता था। और जेजाक भुक्ति, है ना, जो हम खजुराहो को बोलते हैं या बुंदेलखंड को हम जेजाक भुक्ति बोलते हैं, तो वो इसी जय शक्ति के आधार पर बोलते हैं। राहिल एक राजा हुआ जिसने महोबा को जीतकर उसे राजधानी बनाया था। ठीक है, तो राहिल का नाम याद रखना है। एक यशोवर्मन हुआ जिसने कालिंजर और कश्मीर को जीता था। ठीक है, कालिंजर और कश्मीर को जीता था। अगर एग्जामिनर प्रश्न करें कि किस चंदेल वंश के शासक ने कालिंजर तथा कश्मीर को जीता था, या सिर्फ ऐसा पूछ ले कि कश्मीर को जीता था, तो आप कहोगे यशोवर्मन। ठीक है, नेक्स्ट मिलता नाम हमें धंगदेव, जिसने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। देखो, महोबा को राजधानी राहिल ने बनाया था, और धंगदेव ने बनाया कालिंजर को राजधानी, जबकि कालिंजर को जीता यशोवर्मन ने था। गंडदेव का नाम मिलता है धंगदेव के पश्चात। उसके बाद नाम मिलता है हमें विद्याधर का। विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था चंदेल वंश का। महमूद गजनवी का इसके समय आक्रमण हुआ था, और ये महमूद गजनवी से संधि करता है ना। महमूद गजनवी से भारत का कोई भी राजा संधि नहीं कर पाया, है ना।
और ये एकमात्र भारत का राजा है जिसने महमूद गजनवी से संधि की थी। तो ये आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी से संधि करने वाला भारत का एकमात्र शासक अगर कोई था तो वो विद्याधर था, है ना। इसने क्या किया था, महमूद गजनवी के लिए इसने कुछ हाथियों की भेंट भी दी थी संधि के तहत, और महमूद गजनवी को खुश करने के लिए कविता भी लिखता है जिसका नाम था लुगात ए हिंदवी, है ना। तो लुगात ए हिंदवी कविता इसने लिखी थी गजनवी के लिए, और गजनवी इसके बदले में इसको जीत गजनवी जो किले जीता था उन किलों की किलेदारी इसको दे देता है, ठीक है। इस वंश का जो अंतिम प्रतापी शासक था वो परमार्दी देव थे। परमार्दी देव का पृथ्वीराज तृतीय, जिसे आप और हम पृथ्वीराज चौहान, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता को भगा कर ले जा रहे थे तो उसी वक्त उनके कुछ सैनिक बुंदेलखंड में आम के बगीचे में घुस गए थे, और उस वजह से परमार्दी देव के सैनिक और पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों में झड़प हुई, और वो झड़प जो है धीरे धीरे आगे चलकर युद्ध का एक कारण बन गई, ठीक है। हालांकि और भी राजनीतिक कारण रहे थे उसके पीछे के, लेकिन वो तो सिर्फ एक बोलते हैं ना कि भाई कारण तो कुछ और होते हैं, लेकिन उस कारण को भड़काने के लिए कोई भी एक मुद्दा होना जरूरी है, तो बस वो मुद्दा आम की लूट के रूप में एक मुद्दा मिला, है ना। और उस मुद्दे के तहत इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। आलाह और उदल सेनापति थे जो परमार्दी देव की सेना में थे, है ना। आलाह और उदल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो आल्हा और उदल किसकी सेना में थे, तो वो इन्हीं शासक परमार्दी देव की शह सेना में थे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, है ना। ये परमार वंश के प्रमुख शासकों के नाम हुए। अब हम बात करते हैं निर्माणों की, है ना, क्योंकि सॉरी, चंदेल वंश के प्रमुख शासकों के नाम हुए। अब हम बात करते हैं निर्माणों की। तो देखो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं चंदेल वंश जाना ही अपने निर्माणों के कारण जाता है। चंदेल वंश से सबसे ज्यादा प्रश्न इनके निर्माणों से ही पूछे जाते हैं। चंदेल शासकों ने जो निर्माण करवाए हैं उन निर्माणों से प्रश्न आते हैं। पीएससी में एक प्रश्न तो 2-3 बार आ चुका है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ये आप पुराने पेपर देखिएगा, आपको प्रश्न मिलेगा कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनाए, आपका जो उत्तर होगा ना स्टूडेंट्स, वह उत्तर होगा चंदेल वंश के शासकों ने, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिरों की खोज किसने की थी, तो खजुराहो के मंदिरों की खोज टीएस बर्टन, ये एक ब्रिटिश कैप्टन थे। इन्होंने वर्ष 1838 में खजुराहो के मंदिरों को खोजा था। अब खजुराहो के मंदिरों में समूह में कई सारे मंदिर मिले हैं। जिन मंदिरों में कुछ प्रमुख मंदिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मंदिर है ये खजुराहो के मंदिर समूह में कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि विद्याधर ने बनाया था, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, आप कहेंगे खजुराहो में है। किसने बनाया था, विद्याधर ने। अब कंदरिया महादेव के अतिरिक्त पारश्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, है ना, ये एक जैन मंदिर है ना। घटाई मंदिर जो है ये एक जैन मंदिर है। दुल्हा देव मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पारश्वनाथ मंदिर ये भी एक जैन मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर ये एक विष्णु को समर्पित मंदिर है ना, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर जो है ना, ये शाक्त धर्म का मंदिर है ना। जो शाक्त धर्म होता है ना, उस शाक्त धर्म से संबंधित ये मंदिर है ना, 64 योगिनी, ठीक है। और लक्ष्मण मंदिर शायद ये रिपीट हो गया नाम, ये विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न आपको याद रखना है। अब अब बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में शामिल किया गया 1986 में, ठीक है। जबकि सांची के स्तूप को शामिल किया गया 1989 में, और भीमबेटका को शामिल किया गया 2003 में। ये मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है ना। 1986 में खजुराहो, उसके बाद सांची, और उसके बाद भीमबेटका। तो अच्छे से क्रम से याद रख लेना, केएसबी, है ना। खजुराहो, सांची और भीमबेटका 86, 89, 2003, ठीक है। अब देखो, परीक्षक प्रश्न ऐसा भी कर सकता है कि मध्य प्रदेश का वह स्थान जो सबसे पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था, तो आपका उत्तर क्या होगा। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान खजुराहो था, जो 1986 में शामिल हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा चंदेल वंश कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं तोमर वंश की। तो देखो, तोमर वंश के बारे में यदि हम बात करें तो तोमर वंश का जो संस्थापक था, है ना, तोमर वंश की यदि हम देखें कि ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में इस वंश का विस्तार था, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है ग्वालियर भींड वाला, है ना, तो इस वाले क्षेत्र में ही
मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ही तोमर वंश का जो विस्तार था। इसका संस्थापक था वीर सिंह देव तोमर, है ना। हालांकि बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, वीर सिंह देव तोमर जो हैं ये संस्थापक नहीं था, संस्थापक कोई और था। लेकिन जो प्रथम ज्ञात या प्रथम प्रतापी शासक जो हमें पता चलता है वो वीर सिंह देव तोमर ही मिलता है। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार वीर सिंह देव तोमर को ही इसका संस्थापक स्वीकार करते हैं। ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, है ना। तोमर वंश के जो शासक थे ना, ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और तोमर वंश की जो राजधानी है वो राजधानी है ग्वालियर। ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। राजधानी कौन सी है? ग्वालियर। अब हम बात करते हैं प्रमुख शासकों की, कि इस वंश में प्रमुख शासक कौन कौन से हुए। तो इस वंश के प्रमुख शासक देखें तो एक शासक का नाम मिलता है डुंगर सिंह। डुंगर सिंह जो कि जैनुअल आबदीन के मित्र थे, है ना। जो कश्मीर का राजा था, जिसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है, जैनुअल आबदीन को, तो डुंगर सिंह उसके मित्र थे। इनके दरबार में कवि थे दो, एक का नाम था रहीदू और एक का नाम था विष्णुदास। तो विष्णुदास और रहीदू डुंगर सिंह के दरबार में थे। अब इस वंश में एक और प्रतापी शासक है जिसका नाम मिलता है हमें मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जिसके दरबार में संगीत की ध्रुपद शैली का जन्म हुआ, जिसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, जैसे कि थेगनाथ, शुभचंद्र, परिमल, चतुरु, हरिदास, बैजू, बख्शु, मोहम्मद लोहंग और नाभादास, है ना। मोहम्मद लोहंग तथा नाभादास जैसे विद्वान इसके दरबार में थे, है ना। किसके दरबार में? मानसिंह तोमर के। और विक्रमजीत जो है ये इस वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी विक्रमजीत को हरा देता है, विक्रमजीत को अपना दरबारी बना लेता है। और ये विक्रमजीत जो है ये बाबर के साथ जो युद्ध लड़ा जाता है पानीपत का, उस युद्ध में ये शहीद हो जाता है, उस युद्ध में ये मारा जाता है विक्रमजीत। ठीक है, तो विक्रमजीत जो था इस तोमर वंश का अंतिम शासक था। अगर हम तोमर वंश के निर्माणों की बात करें ना स्टूडेंट, तो तोमर वंश के निर्माणों में देखें तो दो निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है तोमर वंश के। एक गुजरी महल और एक मान मंदिर। जो मान सिंह तोमर थे ना, इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गुजरी, है ना, जिसका नाम था गुजरी। तो उस गुजरी के लिए इन्होंने एक गुजरी महल बनाया था, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि मेरे लिए महल अलग होना चाहिए। तो गुजरी महल बनवाया था, है ना। और एक मान मंदिर बनवाया था। ये मान मंदिर कुछ और नहीं, ये राजा मान सिंह का अपना महल था जो मान मंदिर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये दोनों ही मान सिंह द्वारा निर्मित करवाए गए थे। और यहाँ लिखा है कि अंततः इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत को हराकर ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। और ग्वालियर पर अधिकार करके ग्वालियर का किलेदार बनाता है वो तातार खां को, है ना। कौन बनाता है? इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी तातार खां को ग्वालियर का किलेदार बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आप सबको क्लियर हुआ। ये तोमर वंश तक हमने मध्य प्रदेश के इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वो सारे हमने डिस्कस किए। सभी को क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है कोई डाउट? क्लियर है? हाँ। और आपको हाथों हाथ याद भी करते चलना है सारे फैक्ट्स, है ना। जितने भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो फैक्ट्स तो इतने हो सकते हैं कि मैं आपको एक टॉपिक के 500 फैक्ट बता दूं भले, है ना। इतने फैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अब समय नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट के 4-5 हजार फैक्ट याद रखें, है ना, क्योंकि अब उतना समय हमारे पास है नहीं। अब हमारे पास समय है कि हम टॉपिक को पढ़े और उस टॉपिक से आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं और उस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट है कि भैया 90% प्रश्न यही होंगे। हाँ, 10% चांस हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ लें। जैसे आप कहीं पर खाना खाने जाते हो, है ना, और खाना खाने में 10 तरह का आइटम है। अब आपको 10 तरह के आइटम में से कुछ वस्तुएं चुनना है कि भैया तुम क्या खाना पसंद करोगे, इनमें से तुमको एक ही वस्तु खाना है। तो जो सबसे अच्छी वस्तु होगी ना, सॉरी, जो सबसे अच्छा फूड होगा ना, जैसे गुलाब जामुन है या कोई हलवा है या और भी जिसको जो पसंद है, तो उस टाइप का जो आइटम होगा ना, वो चूज करेगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो रोटी और सब्जी को चूज करेंगे, है ना, क्योंकि वो न्यू सोचेंगे भैया रोटी सब्जी तो हम रोज ही खाते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो स्पेशल है पूरा हमें उसको चूज करना है। तो उसी प्रकार से ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ ना मैं, ये इन टॉपिक की स्पेशल फैक्ट है। मतलब कोई भी पेपर बनाएगा ना, तो वो सबसे पहले इन्हीं फैक्ट पर बात करेगा। हाँ, इन फैक्ट
पर प्रश्न पेपर बनाने के बाद जब उसे लगेगा कि नहीं अब कोई दूसरा फैक्ट मुझे पूछना चाहिए, तो वो पूछ सकता है। तो वो संभावनाएं 2 5 10% ही होती है। मतलब कि एमपी के अगर 30 प्रश्न आएंगे ना, तो 30 में से लगभग 3 या 4 प्रश्न ही उस टाइप के होंगे। बाकी लगभग 25 26 प्रश्न बिल्कुल जो हम अभी क्लास में पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल इसी लेवल के होंगे, और हो सकता है कि इसी में से हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। और बाकी तो आप जानते ही हो, फुल लेंथ जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास को बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। तो वो सब आप जानते ही हैं, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए हम यहाँ पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज तक जो कुछ भी नहीं पढ़ पाया हो मध्य प्रदेश के इतिहास में, वो इतना पढ़कर चला जाए, मेरी गारंटी है कि वो इतिहास में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, है ना, अगर वो इतना भी पढ़कर चला जाता है तो, है ना, इतिहास में उसका, मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत अच्छा वो स्कोर कर लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो देखो, दिल्ली सल्तनत के समय के मध्य प्रदेश में जो खास खास एविडेंस मिले, तो मोहम्मद गोरी के बारे में पता चलता है कि उसने आक्रमण किया था ग्वालियर पर, और उस समय ग्वालियर पर प्रतिहार नरेश सुलक्षण पाल का शासन था, है ना। सुलक्षण पाल जो है, प्रतिहार नरेश, वो राजा था उस समय ग्वालियर का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस ऐबक ने भी ग्वालियर को जीता था और इल्तुतमिश को वहां का किलेदार बनाया था। ठीक है, तो आपसे कभी एग्जामिनर प्रश्न करें कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतकर ग्वालियर का किलेदार किसे नियुक्त किया था, तो आपका उत्तर होगा, सॉरी, ऐबक ने ग्वालियर को जीतकर ग्वालियर का किलेदार किसे नियुक्त किया था, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने। अब फिर इल्तुतमिश शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में आक्रमण करता है, एक उज्जैन पर और एक भेलसा अर्थात की विदिशा पर, 1234 ईस्वी में। अब उज्जैन पर आक्रमण करके ये महाकाल मंदिर को लूटता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। महाकाल मंदिर को लूटा था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने तेली के मंदिर को भी लूटा था। ठीक है, जो तेली का मंदिर है ना, हमने रिवीजन क्लास में पढ़ा था पिछले भी, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो इस तेली के मंदिर को भी इल्तुतमिश ने तोड़ा था और लूटा था, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम और बात करें तो, है ना, तो ये कुछ दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासकों से रिलेटेड फैक्ट हुए। अब हम बात करते हैं खिलजी वंश की, है ना। जो भारत में खिलजी वंश स्थापित हुआ, तो इस खिलजी वंश के संबंधित क्या क्या एविडेंस है जो हमें मध्य प्रदेश में पता चलते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस कि जलालुद्दीन खिलजी ने उज्जैन पर आक्रमण किया था और वहां के मंदिरों को तोड़ा था। ये अमीर खुसरो और बरनी, है ना, इन दोनों के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि जलालुद्दीन खिलजी ने उज्जैन पर आक्रमण किया था। ये कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने झाईनगर पर आक्रमण किया था और वहां के खूबसूरत मंदिरों को तोड़ा था। तो इस झाईनगर की पहचान जो है इतिहासकारों ने उज्जैन के रूप में की है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन मुल्क ने मालवा को जीता था और परमार नरेश महलक देव को हराया था। इन महलक देव का सेनापति था हरनंद कोका, है ना, ये नाम भी आप याद रखेगा। इनका जो सेनापति था वो था हरनंद कोका, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के पूर्व में, है ना, मंदसौर की पूर्व दिशा में एक किले का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कभी एग्जामिनर प्रश्न करे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस शहर में किले का निर्माण करवाया था, आपको उत्तर होगा मंदसौर में, है ना। मंदसौर की पूर्व साइड इसने किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद कोई विशेष दिल्ली सल्तनत के प्रमाण हमें मध्य प्रदेश में नहीं मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही अब एक मध्य प्रदेश में ही एक मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हो जाती है ना, जिसको हम मालवा की मुस्लिम सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मालवा की मुस्लिम सल्तनत के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो वर्ष 1401 ईस्वी में दिलावर खां के नेतृत्व में, है ना, दिलावर खां गोरी के नेतृत्व में मालवा में एक स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं थी, जो स्वतंत्र थी, है ना। वो स्थापना होती है दिलावर खां गोरी द्वारा, है ना, जो इसी के नाम पर गोरी राजवंश के नाम से जानी गई, जिसकी राजधानी थी धार। ठीक है, तो राजधानी कौन सी थी? धार थी। और इस राजवंश की स्थापना किसने की? दिलावर खां गोरी ने। ठीक है, दिलावर खां गोरी के पश्चात उसका बेटा हुशंग शाह राजा हुआ। हुशंग शाह राजधानी को शिफ्ट कर देता है मांडू।
है ना। क्यों शिफ्ट करता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हुशंग राजा बना था अपने पिता दिलावर खां गोरी को जहर देकर, और जब ये शासक बना तो प्रजा काफी इसके विरोध में थी, तो इसको डर था कि प्रजा का विरोध कहीं ऐसा ज्यादा न बढ़ जाए, तो इसने क्या किया, राजधानी को ही शिफ्ट कर दिया धार से मांडू। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक गजनी शाह को बताया जाता है। ठीक है, गजनी शाह इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो गौरी राजवंश में दो प्रमुख शासक नाम याद रखना है, एक संस्थापक याद रखिएगा, एक हुशंग शाह का नाम याद रखिएगा। हुशंग शाह जिसने होशंगाबाद शहर बसाया था, है ना। होशंगाबाद शहर जो है वो इसी हुशंग शाह द्वारा बसाया गया था। आगे बात करें तो मालवा में खिलजी राजवंश भी आया, है ना। भारत में दिल्ली सल्तनत में भी था खिलजी राजवंश, लेकिन एक खिलजी राजवंश हमारे मालवा में भी आया, जिसका संस्थापक जो था ना स्टूडेंट, वो महमूद खिलजी प्रथम था। ये महमूद खिलजी महाराणा कुंभा से युद्ध भी लड़ता है। महाराणा कुंभा जो चित्तौड़ के शासक थे, उनके साथ महमूद खिलजी जो है वो युद्ध भी लड़ता है। राणा कुंभा का एक दरबारी बगावत करके उनके राज्य से भागकर महमूद खिलजी के यहाँ आ जाता है, और महमूद खिलजी उसको शरण देता है। राणा कुंभा बोलते हैं भैया हमको ये वापस लौटा दो, महमूद खिलजी मना कर देता है, और बस यही कारण होता है इन दोनों के बीच में युद्ध का। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो दोनों ने अपने अपने साइड से परिणाम बताया। महमूद खिलजी से संबंधित जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने महमूद खिलजी की विजय बताई, और राणा कुंभा से संबंधित जितने भी साहित्यकार हैं वो राणा कुंभा की विजय बताते हैं। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था, है ना। और महमूद खिलजी भी मांडू में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि महमूद खिलजी प्रथम द्वारा मालवा में जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था तो वो कौन से शासक पर विजय के उपलक्ष्य में, तो राणा कुंभा। या राणा कुंभा ने चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनवाया था वो कौन से शासक, कौन मालवा के कौन से शासक की विजय उपलक्ष्य में, तो महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, खिलजी राजवंश हमारे प्रदेश में 1436 से लेकर 1531 तक रहा। महमूद खिलजी प्रथम इसका प्रतापी शासक था। इसके बाद और भी शासक हुए, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, आपको यही याद रखना है। अब बात करते हैं हम निर्माण की, है ना। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, वो निर्माण से ही आते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो निर्माण की बात करें तो निर्माण में पहला निर्माण है नीलकंठ महल। तो कहाँ है नीलकंठ महल, याद रखिएगा मांडू में। दिल्ली दरवाजा कहाँ पर है, मांडू में। जामी मस्जिद कहाँ पर है, मांडू में। हुशंग शाह का मकबरा कहाँ है, मांडू में। भारत का पहली संगमरमर की इमारत है ये हुशंग शाह का मकबरा। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कलाकारों ने भी पहले आकर हुशंग शाह के मकबरे को देखा था, और हुशंग शाह ने जीते जी इस मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था। ठीक है, अशरफी महल कहाँ है, ये मांडू में, है ना। तो अशरफी महल भी कहाँ है, मांडू में। इनकी लोकेशन परीक्षा में पूछी जाती है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें और भी निर्माणों की, तो और भी निर्माण मिलते हैं, जिसमें जहाज महल कहाँ है, जहाज महल, तो ये मांडू में है। हिंडोला महल कहाँ है, तो ये भी मांडू में है। तो ये कुछ प्रमुख मैंने आपको निर्माण बताए मांडू में स्थित प्रमुख निर्माण। तो ये लिस्ट भी आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम कुछ साहित्य की बात करते हैं जो अ, इस मालवा सल्तनत के समय लिखे गए। एक साहित्य है जिसका नाम है बुद्धि सागर, जो संग्राम सिंह सोनी ने लिखा था। ललितांग चरित जो ईश्वर चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था। फुसूस हिकम मौलाना अलीमुद्दीन द्वारा लिखा गया था। नेमिनाथ पुराण शालीहोत्रा, है ना, ये जानवरों के विज्ञान पर आधारित किताब है। एक है सुदर्शन चरित। तो ये कुछ प्रमुख साहित्य हैं जो मालवा सल्तनत के काल में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये मालवा सल्तनत हमारा कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा हम बाज बहादुर के बारे में देख लेते हैं। बाज बहादुर जो कि 1556 ईस्वी के संभवतः शासक था। इसका वास्तविक नाम जो था वो मियां बाइजीद खां था। मुगल सेना द्वारा ये पराजित होता है, और जो मुगल सेनापति बाज बहादुर को पराजित करता है उसका नाम आपको याद रखना है, आदम खां। बाज बहादुर की प्रेमिका जिसका नाम था रूपमती, रानी रूपमती, है ना। तो ये रूपमती के लिए रूपमती महल भी बनवाता है, कहाँ पर, मांडू में। इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, सारंगपुर में। ठीक है, सारंगपुर में इसका मकबरा है, ये आपको याद रखना है। और रूपमती महल कहाँ है, मांडू में। ये नर्मदा के दीदार के लिए बनवाया गया था। रूपमती नर्मदा का दीदार करके ही खाना खाती थी। तो एक पहाड़ी पर 305 मीटर की ऊंचाई पर एक महल बनवाया था, ताकि रानी रूपमती यहाँ से नर्मदा नदी को देख सके। तो रूपमती का महल कहाँ है, तो ये मांडू में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मालवा में जो मुस्लिम सत्ता रही है, और उन मुस्लिम सत्ता के समय जो यहाँ पर प्रमुख प्रमुख निर्माण हुए वो सारे हमने पढ़े।
और वो सारे हमने जाने। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? फटाफट मुझे बता दो, अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो वो भी मुझसे पूछ लो। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास भी कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास बचेगा, जिसमें हम बुंदेला राजवंश और स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे प्रदेश में हुए, सिंधिया होलकर रियासतें जो प्रदेश में रही, भोपाल रियासत जो रही, है ना, और मध्य प्रदेश का गठन, मतलब एक और क्लास में ये पूरा हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे पुराने वर्षों में जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़े, उन टॉपिक से रिलेटेड पुराने वर्षों में जितने प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ऐसे फैक्ट याद रख रहे हो जो फैक्ट का कोई नाता ही नहीं है परीक्षा से। ऐसे फैक्ट कभी एग्जाम में आते ही नहीं है और वो फैक्ट आप रट कर खुश हो रहे हो कि मुझे तो इतिहास में बहुत सारे फैक्ट याद हैं। तो बहुत सारे फैक्ट याद रहने से परीक्षा नहीं निकलती है। परीक्षा निकलती है उन फैक्ट को याद रखने से जो परीक्षा का नेचर है। जिस प्रकार के फैक्ट परीक्षा में आते हैं उन फैक्ट को याद रखने से पेपर निकलता है ना। पीएचडी करने से पेपर नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि लेवल क्या होता है, मतलब किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आपने जो प्रश्न पढ़े हैं वो किस लेवल के हैं, क्या है, एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। चलो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जो एमपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया था, और ये प्रश्न है कि आल्हा और उदल संबंधित है चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से? बताइए कहां से रिलेटेड है ये आल्हा और उदल? अब अभी मैंने आपको चंदेल वंश पढ़ाया। चंदेल वंश में मैंने कहा 3 राजधानियां थी, परमारदी देव की आखिरी राजधानी महोबा, और आल्हा और उदल उनके सेनापति थे। मतलब कहां से रिलेटेड है महोबा से? एमपीपीएससी प्री 2010 का प्रश्न है। एमपीपीएससी प्री 2010 का एक और प्रश्न है, और ये प्रश्न प्लाटून कमांडर एग्जाम 2013 में भी पूछा गया है। और ये प्रश्न है कि राजा भोज ने शासन किया था बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर या उज्जैन पर? बताइए इन चारों स्थानों में से राजा भोज का शासन कहाँ रहा? वेरी गुड, कहाँ रहा? धार पर, है ना, धार में राजा भोज का शासन रहा। वेरी गुड, है ना, ये प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? ये एमपीएसआई 2011 में आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 का प्रश्न है। खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? चंदेल, मौर्य, गुप्त और पल्लव? वेरी गुड, किसकी राजधानी थी? चंदेलों की। ठीक है, वो सांस्कृतिक कहें, धार्मिक कहें, आर्थिक कहें, कुछ भी कहें, है ना, चंदेलों की ही राजधानी थी खजुराहो, है ना। वो कंफ्यूज करने के लिए उसने इस प्रकार से दिया। अब देखो एक यूनिवर्सल प्रश्न जो कई बार परीक्षा में आया हुआ है, पहले आप सुन लो ये कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है, फिर मैं इस प्रश्न के बारे में बताऊंगा। ग्रुप 4 2018 में आया हुआ है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2018 में आया हुआ है। स्टेनोटाइपिस्ट एवं असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 में आया हुआ है। एमपीपीएससी प्री 2014, 2010 और 2003 में आया हुआ प्रश्न है। उसके अलावा कंबाइंड असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में आया हुआ है। एमपीएसआई 1997 और 98 में आया हुआ है। और इस प्रश्न को सुनिएगा कि किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? परमार, मौर्य, चंदेल और होलकर। तो किसने दिए भैया बताओ? लगभग 8 10 12 परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। वेरी गुड, है ना, तो सोचो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी रही थी? है ना, मैंने कहा था ना अभी, चाहे वो सांस्कृतिक कहें, आर्थिक कहें, धार्मिक कहें, वो सब आपको एक ही लगाना है। तो ये प्रश्न देखो फिर आ गया, खजुराहो निम्न में से किसकी धार्मिक राजधानी रही? ये काराधान सहायक परीक्षा 2010 का प्रश्न है। चंदेलों की, परमारों की, कलचुरियों की या बुंदेलों की? किसकी रही है?
वेरी गुड, चंदेलोकी। अगला प्रश्न जो कंबाइंड असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में पूछा गया है, राजा मान सिंह तोमर कहाँ के राजा थे? राजा मान सिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और रीवा। कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के, है ना, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न जो पशुपालन अधिकारी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है, कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? है ना, कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? राजा मानसिंह तोमर, राजा अशोक, राजा भोज और इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, कौन थे? मानसिंह तोमर, है ना, मानसिंह तोमर। ठीक है, नेक्स्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2018, लेबर डिवीजन क्लर्क 2013, इन दो परीक्षाओं में प्रश्न आया है। चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? जय शक्ति, गंड, गोंड और नन्नुक। वेरी गुड, नन्नुक। एक और प्रश्न जो पशुपालन अधिकारी परीक्षा 2014 में आया है, प्रश्न है राजा भोज की भोजशाला किस लिए प्रसिद्ध थी? योगाभ्यास, चिकित्सा, धनुर्विद्या या संस्कृत अध्ययन? तो भोजशाला, राजा भोज की जो भोजशाला थी वो किसका केंद्र थी? वेरी गुड, वो संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न एएनएम ट्रेनिंग चयन परीक्षा 2016, प्लाटून कमांडर परीक्षा 2014, आरक्षक परीक्षा 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, राजा भोज एक परमार राजा थे, चालुक्य राजा थे, चंदेल राजा थे या मुस्लिम राजा थे? वेरी गुड, परमार राजा थे। ठीक है, प्लाटून कमांडर परीक्षा 2015 में एक प्रश्न पूछा गया है, गौर फरमाइएगा इस प्रश्न पर, अच्छे से प्रश्न को सुनिएगा। निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? परमार, कलचुरी, चंदेल और प्रतिहार। बताओ कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है चारों में से? तो आंसर जो माना है व्यापम ने, वो माना है प्रतिहार, है ना, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार हमने पढ़ा है, प्रतिहार नहीं। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो ये प्रतिहार यूपी से ही रिलेटेड रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है जो स्टेट इंजीनियरिंग 2014 है ना, एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? चौहान, परमार, वर्धन और इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, परमार। चलो नेक्स्ट प्रश्न पुलिस आरक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है, पुलिस आरक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? होशंगाबाद, हरदा, धार, इंदौर। वेरी गुड, है ना, धार। अब देखो एक और प्रश्न आया, एएनएम ट्रेनिंग चयन परीक्षा 2016 और पुलिस आरक्षक परीक्षा 2016, प्रश्न ये था चंदेलों की पहली राजधानी थी उज्जैन, खजुराहो, महोबा और कालिंजर। बताइए चंदेलों की पहली राजधानी कौन सी थी? उज्जैन पहली राजधानी थी चंदेलों की? चंदेलों की पहली राजधानी उज्जैन थी? तुरंत कटोरी में पानी भरो, है ना, उज्जैन बताने वालों, कटोरी में पानी भरो और डूबने की कोशिश करो उसमें, है ना, क्योंकि आप एग्जाम के मोड पर हो और आप चंदेलों की राजधानी उज्जैन को बता रहे हो, तो फिर इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ हो नहीं सकती है ना बच्चों, तो ऐसी गड़बड़ बिल्कुल मत करना, नहीं तो कटोरी को तैयार रखना।
चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, ये भी काफी सारी एग्जाम में पूछा गया है। एमपीएसआई परीक्षा 2017, 27 अक्टूबर 2017 के पेपर में ये प्रश्न था, 2 बजे की शिफ्ट में। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017, 18 नवंबर 2017 को 9 बजे की शिफ्ट में ये प्रश्न था। और जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में ये प्रश्न था। और एएनएम परीक्षा 2016 में ये प्रश्न था। और इस प्रश्न है, राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? सातवाहन, पेशवा, साका और परमार। वेरी गुड, है ना, परमार। ठीक है। एक प्रश्न है जो 2016 में एएनएम चयन परीक्षा में पूछा गया है कि परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब ये किसके द्वारा उज्जैन में स्थापित किए गए थे, है ना। और ऑप्शन सुनिएगा, जो ऑप्शन है ऑप्शन को सुनिएगा, है ना। ये एएनएम चयन परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन को सुनिएगा, मराठा, शक, सातवाहन और राष्ट्रकूट। बताइए कौन सा सही होगा। वेरी गुड, है ना, राष्ट्रकूटों के सामंत थे परमार। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, ये प्रश्न भी काफी परीक्षा में आया है। डेयरी फेडरेशन भर्ती परीक्षा 2016, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? महलक देव, राजा भोज, मिहिर भोज और जय शक्ति। बताओ सबसे प्रतापी शासक कौन था परमार वंश का? वेरी गुड, राजा भोज। ठीक है। नेक्स्ट पर प्रश्न है जो डेयरी फेडरेशन भर्ती परीक्षा 2016 में आया है। प्रश्न है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? परमार शासक के, चंदेल शासक के, प्रतिहार शासक के या राष्ट्रकूट शासक के? कौन से शासक के थे आल्हा और उदल? वेरी गुड, चंदेलों के। नेक्स्ट प्रश्न है जो डेयरी फेडरेशन परीक्षा 2016 में आया है। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक का समकालीन था? है ना, बाज बहादुर किसका समकालीन था? जहांगीर, बाबर, अकबर, औरंगजेब। किसका समकालीन था, बताओ जल्दी। वेरी गुड, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न जो 2016 की डेयरी फेडरेशन एग्जाम में आया है, और प्रश्न पर गौर कीजिएगा। प्रश्न है, किस शासक ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था? सूरज सेन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर। किसने करवाया था? वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है जो डेयरी फेडरेशन भर्ती परीक्षा 2016 में आया है। होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? कृष्णराज, नन्नुक, हुशंग शाह और वाकपति मुंज। वेरी गुड, हुशंग शाह। नेक्स्ट प्रश्न है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा 2016 में आया है। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था बाबर की सेना ने, हुमायूं की सेना ने, अकबर की सेना ने या जहांगीर की सेना ने? वेरी गुड, अकबर की सेना ने। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2016, मतलब जो एमपीपीएससी के अधीन जो होती है ना स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न ये पूछा गया है, 1517 ईस्वी में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक और इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने हराया था? वेरी गुड, अभी हमने डिस्कस किया है ना, इब्राहिम लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है जो एमपीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। एमपीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। प्रश्न को सुनिएगा, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? है ना, परमार वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन सुनिएगा, उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव और उदयादित्य। बताइए चारों में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था?
उपेंद्र, मुंज, गांगेय और उदयादित्य। वेरी गुड। गांगेय जो है वो कलचुरी शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न जो एमपीपीएससी प्री 2017 में आया है, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? चंदेल, परमार, महिष्मती के कलचुरी, चौथा ऑप्शन त्रिपुरी के कलचुरी। तो धंगदेव किस वंश का शासक था? वेरी गुड, है ना, चंदेल वंश का शासक था, है ना। धंगदेव जो है ये चंदेल वंश का शासक था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो देखो प्रश्न को अच्छे से सुनो। ये प्रश्न बी ए बी एड, बी एससी बी एड, बी बीटी एड 2017 में पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्न में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? है ना, उत्तरी मध्य प्रदेश मतलब जो ग्वालियर भिंड मुरैना वाला एरिया है ना, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। ऑप्शन सुनिएगा, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी। बताओ कौन सी शताब्दी में कब्जा हो गया था दिल्ली सल्तनत का उत्तरी मध्य प्रदेश पर? तो देखो आप सब जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत की। सॉरी, है ना, मतलब 1200 में स्थापना हुई थी, लेकिन शताब्दी तो 13वीं थी ना वो। शताब्दी तो 13वीं थी ना। 1200 में स्थापना हुई थी लेकिन शताब्दी तो वो 13वीं थी ना, है ना। और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ये ग्वालियर पर आक्रमण करते, है ना। तो शताब्दी कौन सी थी? वो 13वीं शताब्दी थी, है ना। 1200 जरूर है पर शताब्दी 13वीं थी वो। 1200 मतलब 12 शताब्दी पूरी हो चुकी थी, 13वीं शताब्दी वो चल रही थी, है ना। तो 13वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न था, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। 24 दिसंबर 2017 को सुबह 9 बजे की शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो कि मुरैना में है और ये कछवाहो या कुशवाहो या कच्छपा घाट, है ना, जो हमने पढ़ा, उनकी राजधानी हुआ करता था? बाणमोर, सिहोनिया, खजुराहो, संबलगढ़। बताइए कौन सा है वो? वेरी गुड, है ना। अभी हमने देखा कच्छपा घात वंश की जो राजधानी थी वो सिहोनिया थी। नेक्स्ट प्रश्न है ना, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 5 नवंबर 2017 को सुबह 9 बजे की शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। मांडू, विदिशा, बुरहानपुर और उज्जैन। बताओ इनमें से कौन सा शहर उसकी राजधानी था? तो देखो धार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको मांडू सही लगाना है। बाकी दिलावर खां की राजधानी मांडू थी, सॉरी धार थी, है ना, लेकिन धार ऑप्शन में नहीं है। लेकिन सही बात तो ये है कि दिलावर खां ने जिसकी शुरुआत की थी मालवा सल्तनत की, उसकी राजधानी आगे चलकर मांडू हो गई थी, है ना। तो इसलिए मांडू सही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 1 जुलाई 2017 सुबह 9 बजे की शिफ्ट का प्रश्न है। राजा भोज जिन्होंने भोपाल शहर नाम दिया, उन्होंने निम्न में से कौन कौन से शहरों पर शासन किया था? इंदौर, धार, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए चारों में से कौन कौन सा सही होगा? तो देखो वो मालवा के राजा थे और इंदौर भी मालवा में आता है ना। तो इंदौर का जो एरिया है वो भी उन्हीं के अंतर्गत था, ठीक है। मालवा पूरा उन्हीं के अंतर्गत था तो इंदौर भी तो मालवा में ही है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, है ना। अगर भोपाल तक उनका अधिकार है, भोपाल तक उनका कब्जा है, तो ये इंदौर, धार, इंदौर, भोपाल ये तो पूरा एक ही रूट है ना पूरा, तो इंदौर भी तो उन्हीं के कब्जे में होगा। तो दोनों सही है, इंदौर और धार दोनों पर ही उनका अधिकार था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी 2 जुलाई 2017 को 2 बजे की शिफ्ट में पूछा गया था। सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए कौन से जिले में स्थित है सिहोनिया? वेरी गुड, मुरैना में। अगला प्रश्न सुनो, जो समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2 जुलाई 2017 को पूछा गया था सुबह 9 बजे की शिफ्ट में,
14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित हुआ था, इसकी राजधानी क्या थी? मतलब 14वीं शताब्दी में जो मालवा क्षेत्रीय साम्राज्य, मतलब मालवा सल्तनत की बात हो रही है, जो स्थापित हुई थी, तो उसकी राजधानी क्या थी? ग्वालियर, मांडू, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो क्या होगा? मांडू। नेक्स्ट बात करते हैं मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? होशंगाबाद, ग्वालियर, भोपाल, मांडू। है ना, ये भी जेल प्रेरी में पूछा गया है 2017 में। 2017 की जेल प्रेरी में आया है। वेरी गुड, है ना, ऑप्शन से होगा मांडू। अब देखो जेल प्रेरी में एक और प्रश्न आया है कि 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय राज्य बना, इसकी राजधानी थी, है ना, रिपीट हुआ ये प्रश्न वापस। है ना, ये प्रश्न मतलब जेल प्रेरी में भी आया था, और यही प्रश्न जो है, ये ये प्रश्न जो है ये सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी में भी आया था। मतलब 2017 में ही इस प्रश्न को दो बार पूछ लिया गया, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम। है ना, जो सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम के 15 दिन बाद एक और एग्जाम हुई जेल प्रेरी की, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था वापस। है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय राज्य बना था मालवा 14वीं शताब्दी में, और राजधानी कौन सी थी? तो मांडू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो जेल प्रहरी में आया था, परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो क्या थी परमार वंश की राजधानी? ऑप्शन सुनिएगा, धार, राजगढ़, इंदौर और मांडू। वेरी गुड, धार। अब एक प्रश्न है जो जेल प्रेरी में आया था 2017 में। प्रश्न है, परमार वंश भोजदेव ने अपनी राजधानी उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरित की? उज्जैन से अपनी राजधानी को कहां पर स्थानांतरित की राजा भोज ने? वेरी गुड, कहां पर की? धार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो एमपीएसआई 31 अक्टूबर 2017 को 2 बजे वाले पेपर में प्रश्न आया था। है ना, 31 अक्टूबर 2017 के इसमें प्रश्न था कि अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसको भेजा था? मोहम्मद खान को, बैरम खान को, कामरान मिर्जा को, या आदम खान को? अभी पढ़ा है मैंने आपको। वेरी गुड, किसको भेजा था? आदम खान को। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में, है ना, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? महेश्वर, ओरछा, सांची और खजुराहो। वेरी गुड, कहां पर? खजुराहो। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2018, है ना, एमपीपीएससी के अंतर्गत जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस होती है ना, उस स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2018 के पेपर में प्रश्न आया था। है ना, अब तो दोनों एग्जाम कॉमन होती है, पहले अलग अलग हुआ करती थी। तो प्रश्न था कि निम्न में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? सियक द्वितीय, भोज, परमारदी देव, सिंधुराज। बताइए कौन परमार वंश का राजा नहीं है इनमें से? वेरी गुड, परमारदी देव। नेक्स्ट प्रश्न स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2018 में पूछा गया है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2018 का प्रश्न है, मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक था? नन्नुक, परमेश्वरमन, नरसिंह और चंदेल। वेरी गुड, नन्नुक। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ग्रंथपाल, राजपाल, महीपाल और धनपाल। अभी मैंने आपको बताया था कि एक जैन विद्वान था, कौन था? धनपाल। ठीक है, तो ये प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे, जो अभी तक हमने जितना पढ़ा ना उससे पूछे गए। अब आप खुद बताओ मुझे
कि हमने रिवीजन क्लास में जितने फैक्ट्स पढ़े और आज तक लगभग लगभग पिछले 10 सालों में विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में जो मध्य प्रदेश के इतिहास से जो प्रश्न आए हैं, तो क्या एक भी प्रश्न ऐसा है, हालांकि एक दो प्रश्न हो सकते हैं ऐसे जो थोड़े से दिमाग लगाने वाले हो, लेकिन 99% प्रश्न तो ऐसे हैं ना जो आ, एक सामान्य प्रकार से पढ़कर आप सारे के सारे प्रश्न बना सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, है ना, मतलब पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए पेपर, पूछे गए प्रश्न, अगर आप सारे के सारे सोल्व कर पा रहे हो तो भैया पुराना जो पूछा गया आगे भी तो उसी प्रकार से, नहीं ज्यादा तो 80% तो वैसे प्रश्न होंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एग्जाम में पेपर बिल्कुल ऐसा आ जाएगा कहीं से बनकर। 2 5 10% प्रश्न ही होते हैं उठपटांग, तो उन 2 5 10% प्रश्नों के चक्कर में आपको 90% हिस्सा खराब नहीं करना है। आप चाहे पीएससी का कितना भी कठिन से कठिन पेपर उठा ले, 80% पेपर तो बहुत सिंपल ही होता है, 20% पेपर ही टफ होता है, और हम उस 20% टफ के चक्कर में पढ़कर पूरा पेपर खराब कर देते हैं। बाकी 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। अब तीसरी क्लास भी हम लेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की, जिस तीसरी क्लास में जो आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास है वो पूरा कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।